मूवी की शुरुआत 1990 में होती है, जहां एक रिस्टर कैमरा लेकर किसी अजीब अंडरग्राउंड फैसिलिटी में घूम रहा होता है। हर तरफ मशीनन्स और अननोन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और एटमॉस्फेयर इतना कपी कि पहले ही मिनट से टेंशन बिल्ड होना शुरू हो जाती है। रिस्टर किसी चीज को ढूंढ रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी सांसें तेज होने लगती है, जैसे उसे महसूस हो रहा हो कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो भागने लगता है, कैमरा हिलने लगता है और फिर अचानक से हमें एक चीख सुनाई देती है। फिर स्क्रीन कट एंड वीडियो खत्म और रिस्टर हमेशा के लिए गायब। अब मिलते हैं क्लार्क से, जो एक फर्नीचर स्टोर का ओनर है, लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ पूरी तरह से टूट चुकी है। उसकी वाइफ उसे छोड़कर जा चुकी है। उसका बिजनेस स्ट्रगल कर रहा है। इसी बिजनेस को बचाने के लिए वो खुद से पायरेट बनकर टीवी पर एडवर्टाइजमेंट शूट करता है। आप जरूर याद रखना, क्लार्क की फाइनेंशियल प्रेशर अलग है और अल्कोहल एडिक्शन अलग, और इसी वजह से रेगुलर थेरेपी अटेंड करता है, जहां उसकी थेरेपिस्ट डॉक्टर मेरी क्लाइन है। एक दिन क्लार्क नोटिस करता है कि उसके स्टोर की लाइट्स बार बार ब्लिंक कर रही है। इलेक्ट्रिक बिल्स भी अब नॉर्मल आ रहे होते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रिशियन को बुलाता है। जांच के दौरान इलेक्ट्रिशियन एक शॉकिंग चीज डिस्कवर करता है। इलेक्ट्रिकल पैनल में सिर्फ 3 स्ट्रेन स्विचेस लगे होते हैं, लेकिन उनका कनेक्शन किसी भी वायरिंग से नहीं होता। उस रात क्लार्क स्टोर में अकेला होता। लाइट्स फिर ब्लिंक करने लगती है। तभी उसकी नजर बेसमेंट की वॉल पर पड़ती है। वॉल के ऊपर एक ग्लोइंग क्रैक दिखाई देती है, जैसे उसके पीछे से लाइट आ रही हो। क्लार्क धीरे धीरे उसके पीछे जाता है। वो काफी कंफ्यूज था कि ये क्या हो रहा है, और जैसे ही वह उस ग्लोइंग लाइन को टच करता है, उसके पैरों के नीचे से जमीन गायब हो जाती है और वह सीधा गिरता है बैक रूम्स के अंदर। क्लार्क अपनी आंखें खोलता है और जो वह देखता है उसे देखकर कोई भी इंसान पैनिक कर जाए। हर तरफ पीले रंग की वॉल्स, पुराना फर्नीचर जो किसी ने इकट्ठा करके रखा हो, और अनगिनत हॉलवेज बज करती हुई येलो लाइट्स, और एक ऐसी साइलेंस जो कानों में चुभने लगती है। सब कुछ फेमिलियर सा लग रहा होता है, जैसे किसी ने रियलिटी को याद करके उसकी डिफेक्टिव कॉपी बना दी हो। क्लार्क फर्नीचर टच करता है, सब रियल था। रूम्स एक्सप्लोर करता है, डायरेक्शन याद रखने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दी ही उसे समझ आ जाता है यहाँ लॉजिक काम करता है, यहाँ रूल्स अलग है। एक्सप्लोर करते वक्त क्लार्क को एक डेड बर्ड मिलता है, काफी वियर्ड था। कुछ बैग्स और उसमें पुराने सामान मिलते हैं। ये सब उस रिस्टर नरन के होते हैं जो ओपनिंग सीन में मिसिंग हो गया था। अब क्लार्क को लगता है कि शायद कोई और भी यहाँ है। वो आवाज लगाता है, हेलो, लेकिन जवाब में सिर्फ स्ट्रेंज इको सुनाई देती है, और फिर उसे लगता है कोई उसे देख रहा। दोस्तों, अगर आप ध्यान से समझो, मूवी यहाँ बार बार हिंट दे रही है, क्लार्क अकेला नहीं है, कुछ और भी यहाँ है, और वो क्लार्क को नोटिस कर रहा है। क्लार्क घबराते हुए भागना शुरू कर देता है। वो कॉरिडोर्स क्रॉस करता है, रूम्स क्रॉस करता है, और किसी तरह वापस पोर्टल तक पहुँच जाता है जहाँ से वो आया था, और फिर वो अपनी दुनिया में लौट आता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बैक रूम से बाहर आना पॉसिबल है, बट उसे अपने दिमाग से बाहर निकालना बिल्कुल भी नहीं। क्लार्क बिल्कुल शॉक्ड रहता है कि उसने ये देख लिया और वो कहाँ था। फिर क्लार्क मैरी के पास जाता है और ये सब डिटेल में उसे बताता है। ऑब्वियसली मैरी बिलीव नहीं करती है। कहीं मैरी ये ना समझे कि वो मेंटली डिस्टर्ब हो गया है या उसे इल्यूजन हो रहा। इसलिए क्लार्क प्रूफ कलेक्ट करने का डिसीजन लेता है और वो अपनी एम्प्लॉय कैट और उसके बॉयफ्रेंड बॉबी को साथ लेता है। इक्विपमेंट सब अरेंज करने के बाद तीनों उस पोर्टल पर जाते हैं। सबसे पहले क्लार्क अंदर जाता है। ये देखकर दोनों घबरा जाते हैं, और फिर बॉबी जैसे ही अपने हाथ को उस पोर्टल के अंदर डालता है, वह भी गायब हो जाता है। बॉबी को आवाज लगाते हुए खुद ही बैकरूम पर एंटर कर जाती है, और अब तीनों बैकम्स में एंटर करते हैं। अब मूवी का सबसे अजीब पार्ट स्टार्ट होता है। तीनों अंदर जाने के बाद एंडलेस रूम्स एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। कहीं कपड़ों के पहाड़, कहीं ब्रोकन फर्नीचर, कहीं स्ट्रेंज टनल्स, और हर जगह लाइट ब्लिंक कर रही होती है। सारे रूम्स पर अब पहले से ज्यादा डिस्टर्बिंग लगने लगती है। पहली नजर में ये जगह खाली लगती है। फिर उन तीनों को एक टनल टाइप कॉरिडोर दिखता है। सोचते हैं मे बी इसमें कुछ होगा, और वह एक्सप्लोर करने के लिए वहाँ पड़ी एक बेड में रस्सी बांधते हैं, और बॉबी सबसे आगे जाता है रस्सी के थ्रू। नीचे बहुत शांति थी, बहुत सारे कपड़े पड़े थे और अजीब चीजें, और अचानक कोई अजीब चीज उस पर अटैक कर देती है। बॉबी चिल्लाता है। फिर क्लार्क और कैट की मदद से बॉबी ऊपर आता है रस्सी पकड़ के। रस्सी का एक पार्ट अभी भी नीचे था, और फिर कोई बॉबी को अंदर खींच लेता है और अंधेरे में घसीटता जाता है। उसके बाद वह कभी नजर नहीं आता। क्लार्क और कैट भी उस टनल टाइप कॉरिडोर में गिर जाते हैं। वो बहुत घबराए हुए थे,
इस इंसिडेंट के बाद शायद उन्हें अब ये एहसास हो गया था कि यहाँ कुछ अजीब है। फिर नीचे क्लार्क और कैट उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन बैक रूम्स ने अब उन्हें डराना शुरू कर दिया था। क्लार्क भागते भागते बॉबी को ढूंढ रहा होता है और एक रूम में पहुंचता है जहां एक लोनली क्रिसमस ट्री रखा होता है। बैकग्राउंड में स्लो कपी म्यूजिक चल रही होती है। सीन देखने में ब्यूटीफुल लगती है, लेकिन अंदर से हॉरिफाइंग, और फिर एक इंसान की तरह दिखने वाली चीज उसकी तरफ आता हुआ नजर आता है। क्लार्क तुरंत भाग जाता है। कैट के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। क्लार्क उसे ढूंढने लगता है और वह प्रूफ के लिए कैमरा ऑन करके रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन फिर क्लार्क फ्रेम से गायब हो जाता है। कुछ समय बाद मैरी को क्लार्क का मैसेज मिलता है। उस मैसेज में सिर्फ एक बात होती है, मैं वापस नहीं आऊंगा। यह मैसेज देख के मैरी थोड़ी घबरा जाती है और खुद क्लार्क से मिलने फर्नीचर स्टोर पहुंचती है। वहां पहुंचने के बाद वह देखती है दीवारों पे अजीब से ड्राइंग्स एंड सिंबल्स बने हैं। उसे वो सब कुछ याद आने लगता है जो क्लार्क ने उसे बताई थी। वो लाइट, वो सीक्रेट डोर और एक मैप जो क्लार्क ने बनाई थी। इसके बाद मैरी बैक रूम का रास्ता ढूंढने लगती है और फाइनली उसे वह डोर मिल जाता है और फिर वह खुद बैक रूम्स में एंटर कर जाती है। मैरी भी वही सेम रूम्स, बहुत सारे फर्नीचर्स और बस करती हुई लाइट्स को देखती है। वो बहुत सारे कॉरिडोर और कमरों को एक्सप्लोर करती है। तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। मैरी बिल्कुल डर सी जाती है। फिर अचानक उसके सामने कोई रास्ता नहीं दिखता है और वह पीछे मुड़ के देखती है। वो क्लार्क था। मैरी को आखिर क्लार्क मिल जाता है। मैरी सोच रही थी वो क्लार्क को बचाने आई है, लेकिन उसे नहीं पता था जिस क्लार्क को वो ढूंढ रही थी वो पहले ही खो चुका है और क्लार्क उस पर अटैक कर देता है। जब मैरी होश में आती है वो एक डाइनिंग रूम में बंधी होती है। टेबल के आसपास अजीब से ह्यूमन कॉपीज बैठे होते हैं, जैसे बैकूम्स ने इंसानों की नकल बनाई हो। कि मैरी अनईजी फील करने लगती है और फिर वो क्लार्क से बातें करती है और पूछती है यह सब क्या है। क्लार्क काफी नॉर्मल साउंड करने की कोशिश करता है और फिर क्लार्क फ्रिज खोलता है। अंदर कैट का कटा हुआ सिर पड़ा होता है। क्लार्क मैरी को फोर्स करता है कि वह थेरेपी कंटिन्यू करे, लेकिन इस बार पेशेंट और थेरेपिस्ट दोनों रियलिटी से दूर जा चुके। मैरी फाइनली सच बोल देती है। उसकी वाइफ इसलिए नहीं गई थी क्योंकि उसे सोसाइटी से प्रॉब्लम थी, बल्कि वो इसलिए गई थी क्योंकि क्लार्क कभी अपनी गलती एक्सेप्ट ही नहीं करता था और यह बात क्लार्क के दिल पर सीधा वार करती है। अचानक से एक बड़ा सा मॉन्स्टर सामने आता है। ये है पायरेट क्लार्क, फर्नीचर एडवर्टाइजमेंट वाला मैस्कॉट। बैक रूम्स ने क्लार्क की मेमोरीज अब्सॉर्ब करके उसकी मॉन्स्टर कॉपी क्रिएट कर दी होती है और फिर पायरेट क्लार्क असली क्लार्क को मार देता है। अब मैरी अपनी जान बचाने के लिए भागती है कि वह किस डायरेक्शन में भाग रही है, क्योंकि वह मॉन्स्टर उसके पीछे आ रहा था। फिर वह भागते भागते एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां पर बहुत सारे सीढ़ी होते हैं और टनल कॉरिडोर्स होते हैं। एक ऐसी जगह जहां कुछ साइंटिफिक चीजें हैं, बहुत सारे सिलेंडर हैं, वायर्स हैं। फिर तभी वहां वो मॉन्स्टर आ जाता है और मैरी को पकड़ के मारने की कोशिश करता है और तभी मैरी एक पत्थर से उसके फेस पर मारती है और फाइट के दौरान एक गैस ट्रैप एक्टिवेट हो जाती है। अजीब तरह के ग्रीन सूट्स पहने हुए रिस्टर्स आ जाते हैं और वह मॉन्स्टर को कंट्रोल कर लेते हैं। फिर मैरी को रेस्क्यू कर लेते हैं। यहाँ मूवी एक शॉकिंग रिवील देती है। एसिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो सालों से बैक रूम्स पर रिसर्च कर रहा है, ये सब कुछ पहले से जानते थे। मिसिंग लोगों के रिकॉर्ड्स भी इनके पास होते। फिल नाम का साइंटिस्ट मैरी को बताता है कि बैकरूम्स रियलिटी की इम्परफेक्ट कॉपी है और फिर एंडिंग में हमें मैरी की अजीब सी कॉपी दिखाई देती है और मूवी एंड हो जाती है। इससे समझ आता है बैकरूम सिर्फ लोगों को मारता नहीं, उनकी मेमोरीज अब्सॉर्ब करता है और उनकी कॉपीज बनाता है और धीरे धीरे रियलिटी को रिप्लेस करता है।